नमस्कार दोस्तों, मैं मनवीर और आप देख रहे हैं लाइफ आई स्टडी एट होम। तो दोस्तों, इससे पहले बता दिया था गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम क्या है, स्मॉल जी का मान कैसे निकालते हैं, पलायन वेग क्या है। आज बात करने वाले हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, हेडिंग डाल लीजिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी कक्षीय वेग। कक्षीय वेग, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये है पृथ्वी, ये पृथ्वी है और कोई सैटेलाइट इसकी परिक्रमा कर रहा है। मान लो चंद्रमा ही करता है पृथ्वी की परिक्रमा, ये चंद्रमा है। तो ये चंद्रमा इसकी कक्षा में परिक्रमण कर रहा है, ये इसका चक्कर लगा रहा है, तो इसका कुछ वेग होगा। पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाने के लिए इसका कुछ वेग होगा, उसी वेग से ये घूम रहा होगा। तो कक्षीय वेग क्या है, किसी कक्षा में घूमने के लिए दिया जाने वाला वेग। किसी भी ऑर्बिट में घूमने के लिए दिया जाने वाला वेग ही क्या कहलाता है, कक्षीय वेग। अब ये सैटेलाइट है, ये नेचुरल है, प्राकृतिक है। क्या होता है, वैज्ञानिक कृत्रिम उपग्रह बनाते हैं और उन्हें प्रक्षेपित करते हैं, और उनको जैसे पृथ्वी की कक्षा में अगर उसे स्टेबल करना है तो उसके लिए कुछ वेग चाहिए। ऐसे ये चंद्रमा घूम रहा है तो इसका भी कुछ वेग होगा। तो कहने का मतलब ये है कि कक्षीय ऑर्बिटल जो वेलोसिटी है वो किसी भी कक्षा में स्थायित्व देने के लिए उसे दिया जाने वाला वेग है। जो पलायन वेग होता है वो क्या होता है, एस के वेलोसिटी क्या बताया था मैंने, अंडर रूट में 2 कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर। पलायन वेग बराबर यही होता है रूट में 2 जी एम अपॉन आर। जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, एम पृथ्वी का मास है, और जो कैपिटल आर है वो पृथ्वी की त्रिज्या है। और जो कक्षीय वेग बराबर क्या होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी बराबर क्या होता है, रूट में जी एम अपॉन आर। अब यहां से इन दोनों के माध्यम से हम एक संबंध निकालेंगे जिसका प्रयोग हम न्यूमेरिकल करेंगे तब करेंगे। तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, इसको हम √2 अलग लिख लें और रूट में जी एम अपॉन आर अलग लिख सकते हैं। इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब आप देख रहे हैं ये जो है वो किसके बराबर है, ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर है। इसकी जगह पे ऑर्बिटल वेलोसिटी रख दें तो यहां से पलायन वेग बराबर ये संबंध निकल आएगा, √2 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटल की वेलोसिटी कक्षीय वेग। तो ये संबंध है, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर जी का मान रखेंगे, पृथ्वी का मास का मान रखेंगे, पृथ्वी की रेडियस रखेंगे, तो यहां से जो मान निकल के आएगा वो निकल के आएगा 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड। कक्षीय वेग के लिए जो मान निकल के आएगा वो 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड निकल के आएगा। जी का मान कितना होता है, कैपिटल जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। पृथ्वी का मास कितना होता है 5.97 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, आर बराबर 6.37 गुणा 10⁻7 मीटर। अगर इन सभी का मान इसमें रखेंगे तो जो मान निकल के आएगा वो 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड निकल के आएगा। यहां तक तो बात हो गई कक्षीय वेग के बारे में। अब बात करते हैं ग्रहों से संबंधित केपलर के 3 नियम है, पढ़ा होगा आपने। पहला नियम दिया है, दूसरा भी है, तीसरा भी है। तो एक एक करके तीनों नियम को देखते हैं।
अब आप हेडिंग डाल लीजिए, ग्रहों की गति से संबंधित ग्रहों की गति से संबंधित केपलर के नियम। ग्रहों की गति से संबंधित केपलर के नियम। कितने नियम हैं? 3 हैं। प्रथम नियम, केपलर का प्रथम नियम क्या कहता है? ग्रहों की गति से संबंधित जो प्रथम नियम है वो है कि कोई भी ग्रह, जैसे ये सूर्य है और इसका कोई भी ग्रह चक्कर लगा रहा है, सूर्य का कोई ग्रह चक्कर लगा रहा है, तो आप मानते हैं कि वो एक सर्कल में चक्कर लगा रहा है, वो एक वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। केपलर ने जो प्रथम नियम दिया है वो बताया है कि कोई भी ग्रह जब चक्कर लगाता है वो एक दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है, दीर्घ वृत्ताकार पथ में, ऐसे। और जो सूर्य होगा उसके एक मुख्य फोकस पे होगा, जैसे ये सूर्य है। अब कोई ग्रह है, जैसे सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है तो एक दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाती है, ना कि एक गोले में, वृत्त नहीं है, दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाती है। यही है प्रथम नियम। और जो सूर्य होगा ये मुख्य फोकस पर होगा। ये सूर्य है, इसका कोई सेंटर होगा, ये सेंटर है, और जो सूर्य होगा वो कहीं ना कहीं फोकस पे होगा। मान लो यहां हो या यहां हो, एक फोकस पे ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं द्वितीय नियम क्या कहता है। द्वितीय नियम, ग्रहों की गति से संबंधित जो केपलर का द्वितीय नियम है उसका दूसरा नाम क्या है? इसे क्षेत्रीय वेग का नियम भी कहते हैं। क्षेत्रीय वेग का नियम। क्षेत्रीय वेग का नियम, इस नियम में क्या है कि कोई भी ग्रह समान समय में समान क्षेत्रफल तय करेगा, नियत समय में एक नियत ही क्षेत्रफल तय करेगा। जैसे चित्र में देख सकते हैं आप, जैसे ये है, मान लो कुछ भी ऑब्जेक्ट है, अब ये चक्कर लगा रहा है इसका कोई, मान लो इसने यहां से स्टार्ट किया और 2 सेकंड में यहां से ये यहां आ गया। इसने इतना एरिया तय किया, इसने इतना एरिया तय किया, अगले 2 सेकंड में ये जो क्षेत्रफल होगा इस क्षेत्रफल के बराबर ही होगा। अगले 2 सेकंड में ये क्षेत्रफल तय किया, तो ये जो क्षेत्रफल आ रहा है वो समान होगा। कहने का मतलब ये है समान समय में समान क्षेत्रफल तय करेगा। क्षेत्रीय वेग क्या होता है? क्षेत्रफल बटे समय, क्षेत्रफल बटे समय। क्षेत्रीय वेग क्या होता है? क्षेत्रफल बटे समय, समान समय में समान क्षेत्रफल तय करना, द्वितीय नियम है। तृतीय नियम की बात करते हैं। ग्रहों की गति से संबंधित जो तृतीय नियम है उसको आवर्त काल का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। केपलर थर्ड लॉ, केपलर का थर्ड लॉ क्या है? आवर्त काल का नियम।
आवर्तकाल का नियम। आप सभी जानते हैं अगर कोई भी ग्रह, जैसे ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, यहाँ पर ये यहां से चक्कर लगाना स्टार्ट करे और लौट के यहीं पे आ जाए, तो ये जितना समय लेगी वो इसका आवर्तकाल है। एक चक्कर पूरा करने में इसने जो भी समय लिया वो क्या है, आवर्तकाल है। तो जो थर्ड नियम है वो क्या कहता है कि आवर्तकाल का वर्ग, टी का वर्ग जो होता है वो इसकी इससे दूरी, औसतन जो दूरी है, जैसे ये सूर्य है, सूर्य से पृथ्वी की जो औसतन दूरी है उसके घन के अनुक्रमानुपाती होता है। केपलर्स थर्ड नियम क्या कहता है, आवर्तकाल का वर्ग उससे उसकी औसतन दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर ठीक है ये पृथ्वी है और भी इससे कोई दूर ग्रह होगा वो चक्कर लगाएगा, इससे भी दूर और कोई होगा, तो आप जानते हैं ये पास है तो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो कम होगा, इससे दूर वाले का टाइम पीरियड ज्यादा होगा, इससे और दूर वाले का टाइम पीरियड ज्यादा होगा। तो इसे मान लेते हैं हम T1, इसे मान लेंगे T2 और इसे मान लें T3। तो इसके लिए जो निकल के आएगा फॉर्मूला वो निकल के आएगा T1 का स्क्वायर अपॉन R1 का क्यूब बराबर T2 का स्क्वायर अपॉन R2 का क्यूब। यहां से अगर निकालेंगे T1 बट्टे T2, T1 का स्क्वायर बट्टे T2 का स्क्वायर बराबर निकलेगा R1 का क्यूब बट्टे R2 का क्यूब। ये इसमें संबंध। तो केपलर के तीनों नियम हो गए। आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इससे पहले हमने जो भी चैप्टर पढ़े उनसे संबंधित 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। वीडियो को आपने अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन करेंगे, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया। आपसे मेरा क्वेश्चन है कि जो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत दिया था कि पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, वो किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो वो दिया था सर आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन, आंसर टिक कर देंगे सर आइजैक न्यूटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किसी चक्कर लगाते अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह कोई अंतरिक्ष यान है और वो बहुत तेजी से स्पीड से चल रहा है, उसमें से चलते वक्त ही एक सेब छोड़ दिया जाए तो आप बताएंगे वो कहां जाएगा, वह क्या करेगा, उसके साथ घूमने लगेगा या फिर पृथ्वी की कक्षा में नीचे आ जाएगा या फिर कहां गिरेगा। 4 ऑप्शन है, तो इसका जो आंसर होगा वो अंतरिक्ष यान के साथ साथ घूमने लगेगा। वो अंतरिक्ष यान के साथ गतिशील, तीसरा वाला ऑप्शन लगा देना। तीसरा कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा। अगला क्वेश्चन है, 50 न्यूटन सेंटीमीटर बराबर कितना न्यूटन मीटर होगा। क्वेश्चन दिया है 50 न्यूटन सेंटीमीटर, खाली जगह 50 न्यूटन मीटर, मतलब कितने न्यूटन मीटर के बराबर होगा। 50 न्यूटन सेंटीमीटर बराबर कितने न्यूटन मीटर के बराबर होगा। तो सेंटीमीटर की जगह क्या कर दिया है, मीटर। तो सेंटी के लिए जो मैंने प्रीफिक्स लिखाए थे, एक टेबल इससे पहले वाले वीडियो में टेबल बताई गई है, उस टेबल को आप देख लीजिए। सेंटी के लिए क्या लगाते हैं,
सेंटी को जब मीटर में लाना है तो 10 की पावर माइनस 2 लगाते हैं, तभी तो ये मीटर के बराबर होता है। तो फिर अब सेंटी की जगह आप इसे रख दीजिए, तो 50 सेंटी की जगह कितना रख दिया मैंने, 10 की पावर माइनस 2 मीटर, और न्यूटन की जगह न्यूटन, न्यूटन मीटर। अब 50 की 10 की पावर माइनस 2 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 50 गुणा 10 1/100, क्योंकि पावर माइनस की थी नीचे जाके प्लस की हो जाएगी, और 10 का वर्ग 100 होता है। 50 से ये कट गया कितनी बार, 2 बार, तो यहां से जो निकल के आएगा वो 1/2 क्या होता है, 0.5 न्यूटन मीटर। आंसर कितना हो गया, 0.5 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एक कण की गतिज ऊर्जा तथा संवेग का गतिमान बराबर है तो कण का वेग क्या होगा। एक कण है, उसकी गतिज ऊर्जा और संवेग बराबर है, गतिज ऊर्जा बराबर संवेग, उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो किसके बराबर है, संवेग के। तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 1/2 mv²। संवेग क्या होता है, p बराबर mv, तो ये mv के बराबर है। गतिज ऊर्जा बराबर संवेग कर दिया, कहां से कर दिया, गतिज ऊर्जा क्या होती है 1/2 mv², और संवेग क्या होता है p बराबर mv। ये जो गतिज ऊर्जा है ये और संवेग दोनों क्या है, बराबर हैं। पूछा क्या है, तो कण का वेग क्या होगा, कण का वेग निकालना है। तो देखो वेग बराबर निकालने के लिए इसे हम ऐसे लिख लें mv × v, b दो आ रहा है इसमें तो ऐसे लिख दिया, और इधर भी क्या है mv, mv से mv काट देंगे और ये 2 इधर पहुंचेगा, तो यहाँ से b बराबर क्या निकलेगा 2 मीटर प्रति सेकंड। तो उस कण का जो वेग होगा वो कितना होगा, 2 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक वस्तु विराम से 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलना शुरू करती है, वस्तु द्वारा 8 सेकंड में तय दूरी क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन है। एक वस्तु है वो विराम से जो स्टार्ट होती है तो उसका जो त्वरण है वो कितना है 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो 8 सेकंड बाद तय दूरी क्या होगी। त्वरण जो दिया है, प्रारंभिक वेग कितना विराम से स्टार्ट हुई है, प्रारंभिक वेग 0 होगा, 0 होगा। त्वरण कितना दिया है 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, लेकिन त्वरण की जो यूनिट होती है, जो मात्रक होती है वो क्या होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहां सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है, तो सेंटीमीटर से मीटर में लाने के लिए क्या करेंगे 100 से भाग देंगे इसमें, तो ये निकल के आएगा 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण कितना हो गया 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। टाइम कितना दिया है 8 सेकंड। निकालना क्या है दूरी, 8 सेकंड बाद उसने कितनी दूरी तय की। तो दूरी के लिए जो फॉर्मूला होगा वो क्या होता है s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। आपके पास क्या क्या है ut a भी है t भी है, यहां से दूरी निकाल दो। तो s बराबर u का मान 0 है तो ये पूरा टर्म 0, 1/2 a का मान कितना दिया 0.2, तो गुणा करेंगे 0.2 का t स्क्वायर, t कितना 8 का स्क्वायर 64। s बराबर यहां से निकलेगा 2 से ये काट दो, कितनी बार 32 का गुणा इसमें करेंगे कितना आएगा 6.4। दूरी किसमें है मीटर में। 8 सेकंड बाद वो कण जो दूरी तय करेगा वो कितनी तय करेगा 6.4 मीटर। क्लियर हो गया, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक
0.9 किलोग्राम की वस्तु पर एक बल 10 सेकंड के लिए आरोपित होता है। यदि वस्तु 250 मीटर की दूरी तय करती है तो बल का परिमाण है। बल पूछा है, वस्तु का भार दिया है, टाइम दिया है 10 सेकंड, और वो जो वस्तु है वो 250 मीटर की दूरी तय करती है, तो बल का परिमाण पूछा है। इसे भी करते हैं। दिया है, क्या क्या दिया है? क्या दिया है? वस्तु का मास दिया है। द्रव्यमान कितना दिया है? इतने किलोग्राम। वो दूरी तय कर रही है, कितनी दूरी तय कर रही है? 250 मीटर। विस्थापन जो कितना? s बराबर 250 मीटर। तो टाइम जो दिया है वो क्या दिया है? 10 सेकंड। अब देखिए यहां से पूछा क्या है, उस पे जो बल लग रहा है वो कितने न्यूटन का लग रहा है। तो बल निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है F बराबर m। आपके पास फोर्स निकालना ही है, m है, लेकिन त्वरण नहीं है। त्वरण निकालने के लिए हमें दूरी दी हुई है, टाइम दिया हुआ है। अगर आप b बराबर u प्लस at को लगाएंगे तो काम चलने वाला है नहीं, क्योंकि वेग होना चाहिए। तो ये ना काम करके जो समीकरण काम करेगा इसमें s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर करेगा। क्यों करेगा? दूरी है हमारे पास, ये प्रारंभिक स्थिति में होगा तो 0 होगा, और t हमारे पास है तो a का मान यहां से हम निकाल लेंगे। यहां पे रख देंगे दूरी कितनी है? 250 मीटर। ut 0 हो गया क्योंकि प्रारंभिक मान 0 होगा। 1/2 a, t का मान कितना? 10 सेकंड। 10 का वर्ग 100, 2 से 100 कट गया 50। 250 बराबर 2 से ही कट गया 50 बार, इधर हुआ 50 a। 50 से ये कितने बार कटेंगे? 5 बार। a बराबर क्या आ गया? 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जब हम a बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रखेंगे तो यहां से फोर्स कितना निकल के आएगा? m का मान कितना? 0.9, a का मान 5। फोर्स जो निकल के आएगा 5 का 0.9 करेंगे 4.5 न्यूटन। तो उस पर जो बल लगेगा वो कितना लगेगा? 4.5 न्यूटन। आंसर 4.5 न्यूटन। समझ में आ गया? एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी 100 ग्राम द्रव्यमान की गेंद पकड़ता है जो 25 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ आ रही थी। यदि गेंद 0.1 सेकंड में पकड़ी जाती है तो खिलाड़ी के हाथ पर लगाए गए बल का मान क्या होगा? आइए समझते हैं। गति का जो दूसरा नियम है वो क्या होता है? संवेग में परिवर्तन की दर जो होती है वो उस पर लगाए गए फोर्स के अनुपाती होती है। वही रूल यहां पे लगेगा। तो क्या क्या दिया है? जो गेंद है उसका मास कितना दिया है? 100 ग्राम। टाइम दिया है 0.1 सेकंड, और जो गेंद आ रही है वो 25 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रही है। 25 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रही है। आपसे पूछा है हाथ पर लगाए गए बल का मान क्या होगा? हाथ पर जो फोर्स लगेगा तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है, फोर्स बराबर मैंने अभी बताया था संवेग में परिवर्तन की दर। तो संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में पहले परिवर्तन निकालना पड़ेगा तुम्हें कितना हुआ है। तो संवेग बराबर क्या होता है? P बराबर mv होता है। तो जब गेंद 25 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रही थी, शुरुआत में स्टार्टिंग में उसका जो वेग था वो कितना था? तो संवेग जो होगा प्रारंभिक स्थिति में कितना संवेग हुआ?
और जब गेंद हाथ में आ गई तब संवेग कितना है। तो दो कंडीशन में आपको संवेग निकालना होगा। तो पहली कंडीशन में मान लो P1 जो संवेग हुआ वो कितना हुआ, 100 ग्राम की गेंद थी, तो ये ग्राम में इसे किलोग्राम में बदलेंगे, कितना होगा 1000 का भाग देंगे इसमें 0.1 किलोग्राम, 0.1 किलोग्राम हो गया। तो यहां से MB ये 0.1 रख लो और B कितना 25। तो पहली कंडीशन में जो संवेग हुआ वो कितना हुआ 2.5 मीटर, वो मास है ये और ये वेग है। मास को कैसे मापते हैं, किलोग्राम में, और इसको मीटर पर सेकंड में। तो 2.5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब जब गेंद हाथ में आ गई तब संवेग क्या हुआ होगा, जैसे मान लो P2। तो दूसरी कंडीशन में जो वेग हुआ होगा उसका 0 हुआ होगा, क्योंकि गेंद हाथ में आ गई तो वेग कहाँ रहा है उसमें 0 हो गया। तो 0 का गुणा जब इसमें करेंगे तो P2 बराबर 0। दूसरी कंडीशन में जो संवेग हुआ उसका कितना हुआ 0। संवेग में परिवर्तन कितना हुआ, परिवर्तन का मतलब पहली कंडीशन में संवेग जो था और दूसरी कंडीशन में जो था उनमें अंतर कितना हुआ। कहने का मतलब ये है मेरे पास 50 रुपए थे पहले और बाद में 50 रुपए किसी ने और दे दिए, तो अब कितने हो गए 100 हो गए, अंतर कितना हुआ 50 का। तो ऐसे ही पहली कंडीशन में और दूसरी कंडीशन में, तो P2 में से अगर P1 घटाएंगे तो जो संवेग में परिवर्तन आएगा वो कितना आएगा 2.5 ही रहेगा, 2.5 रहेगा, क्योंकि ये तो 0 था। तो संवेग में परिवर्तन हुआ 2.5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड का। टाइम कितना है, कितने सेकंड में हुआ ये 0.1 सेकंड में। यहां से पॉइंट से पॉइंट कटेगा, यहां से निकलेगा 25 न्यूटन। जो हाथ पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा 25 न्यूटन का फोर्स लगेगा। ये गति का जो द्वितीय नियम है उसी से हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, डिटेल में पढ़ाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।